यू आर हाईली वेलकम टू परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी। आपका परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी पे हार्दिक स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में ह्यूमन रिप्रोडक्शन के तहत हम लोगों ने ब्लास्टोसिस्ट स्टेज तक देखा था और इसमें देखा था कि किस तरह से हमारा एम्ब्रियो जो है ग्रो कर रहा है। आज हम लोग ब्लास्टोसिस्ट को देखेंगे कि किस तरह से आगे की तरफ बढ़ता है और इस प्रोसेस को हम देखेंगे कि गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। यानी गैस्ट्रुलेशन क्या है, कहने का मतलब ये है कि ब्लास्टोसिस्ट स्टेज से यानी एम्ब्रियो के 3 जर्म लेयर का बनना ही क्या है, गैस्ट्रुलेशन है। आज हम लोग इसको देखेंगे कि गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है, यानी जर्म लेयर इक्टो, मीजो और इंडोडर्म कैसे बनते हैं। आइए इसको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले इसके पहले हम लोगों ने बात की है कि जब हमारा सेल जो है यानी ब्लास्टोसिस्ट जब बनता है तो उसमें हमने देखा था कि कुछ सेल जो है अपने आप को इधर मास के रूप में एक किनारे जो है डिफरेंशिएट कर लेती हैं और कुछ सेल जो है एक किनारे की तरफ सज जाती हैं। जो सेल अपने आप को सजती हैं, बीच में सजती हैं, इसको हम इनर सेल मास या एम्ब्रियोनिक नाब के नाम से भी जानते हैं। अब बाहर किनारे की तरफ जो सज जाती हैं इसको हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बात किया है। अब आज हम लोग देखेंगे कि ये जो इनर मास सेल है और जो ट्रोफोब्लास्ट की सेल है ये कौन सा कारनामा करने जा रही हैं, जिसके माध्यम से एक एम्ब्रियो के अंदर 3 जर्म लेयर का निर्माण होगा और फिर उन जर्म लेयर से एक एम्ब्रियो के डिफरेंट पार्ट्स जो है यानी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स का निर्माण होगा। हम जानते हैं कि इसी के अंदर यानी मुख्य रूप से जो बातें होनी है, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो सेल अपने आप को मॉर्फोजेनिक मूवमेंट की तरफ ले जाएंगी, साथ ही साथ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक लेयर की बात यहाँ हम करेंगे और साथ ही साथ डिफरेंशिएशन ऑफ आर्केंट्रॉन की बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कि 1 बाय 1 ये कैसे संपन्न होती हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले जो इनर मास की सेल है, हम जानते हैं कि ये अपने आप को सबसे पहले रीअरेंज करती हैं और जब रीअरेंज करती हैं तो ये सेल जो है ऊपर की तरफ आप देखेंगे कि इस तरह से कॉलमनर सेल बन जाती हैं, यानी कॉलम जैसी संरचना बना लेती हैं, जिन्हें हम कॉलमनर सेल कहते हैं। और ये सेल जो है एपीब्लास्ट कहलाती हैं। और नीचे आप देखोगे कि ये सेल, कुछ सेल ऐसी हैं जो अपने आप को इस तरह से रीअरेंज कर लेती हैं, यानी ये क्यूबॉइडल हो जाती हैं और किनारे किनारे ये हमारी है ट्रोफोब्लास्ट। तो नीचे जो क्यूबॉइडल सेल है ये हाइपोब्लास्ट है। हाइपोब्लास्ट का मतलब ही होता है नीचे की तरफ और एपीब्लास्ट का मतलब ऊपर की तरफ। हम क्या देख रहे हैं कि जो इनर सेल मास है वो 2 लेयर बना लिया, यानी एक ऊपर कॉलमनर सेल की और नीचे जो है हाइपोब्लास्ट बन गया। ये हमारी हो गई क्यूबॉइडल सेल। अब हम देखेंगे क्यूबॉइडल सेल से एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का निर्माण होना है और एपीब्लास्ट से हमारी जो है 3 जर्म लेयर का निर्माण होना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए होता क्या है, यही एपीब्लास्ट की सेल और हाइपोब्लास्ट की सेल अब आपस में रीअरेंज होने लगती हैं, सेल का डिफरेंशिएशन होता है। यहाँ पे देखें होता क्या है, ये सेल अपने आप को डिफरेंशिएट करने लगती हैं। ये हमारी है ट्रोफोब्लास्ट, किनारे लगी हुई है, आप जान ही रहे हो। अब ये हाइपोब्लास्ट क्या करती है, ये एक गोला सा संरचना आप देख रहे हो बना लिया है और ये गोलाकार जो संरचना बना रही है, एक सैक बना रही है, इसको हम कहते हैं योग सैक। और यही योग सैक आप जानते हो कि इसके अंदर न्यूट्रिशन होता है। चूँकि ह्यूमन का एक जो है एल स्थल होता है, उतना न्यूट्रिशन इसमें नहीं होता है, लेकिन कोई दूसरी चीज़ें इसके अंदर जमा हो जाती हैं जो एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड कराएंगे। अब ये तो हमारी हाइपोब्लास्ट की सेल नीचे की तरफ खिसकती हैं और एपीब्लास्ट की सेल अब और नीचे की तरफ जब आती हैं तो नीचे की तरफ आने से क्या होता है, एक कैविटी का निर्माण होता है। इस कैविटी को हम एमनियोटिक कैविटी कहते हैं और इस एमनियोटिक कैविटी के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड भर जाता है। ये बात भी आप जान रहे हो। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब होता क्या है, आगे चल करके ये जो एपीब्लास्ट की सेल है यह भी अपने आप को डिफरेंशिएट करने लगती हैं और अंदर की तो एपीब्लास्ट है यानी जो सेल है, इसको हम अब नाम बदल जाता है, इसको हम कहते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट। इसको क्या कहते हैं, साइटोट्रोफोब्लास्ट। अब
ये बाहर की तरफ भी इन्वेजिनेट करने लगती हैं, और बाहर की तरफ जब इन्वेजिनेट करती हैं तो उंगलियों जैसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन जाता है। यह बाद में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक बनाने में, यानी लेयर बनाने में, प्लेसेंटा का निर्माण में यह मदद करेगा और प्लेसेंटा का निर्माण होगा। तो ये जो प्रोजेक्शन आपको दिख रहे हैं, ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं है, ये ऐसे ही न्यूक्लियस बिखरे हुए हैं, तो इसीलिए इनको हम सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट के नाम से जानते हैं। और ये हमारी अंदर की चीज़ें जो है ये साइटोट्रोफोब्लास्ट के नाम से जानती हैं, तो ये जानी जाती हैं। इतनी बातें हमारे समझ से आप समझ गए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब देखते हैं होता क्या है। ये साइटोट्रोफोब्लास्ट और ये जो सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट ये सज गई हैं। अब होता क्या है, जो एपीब्लास्ट की सेल हैं ये पुनः अपने आप को रीअरेंज करने लगती हैं और इस तरह की संरचना बनाती हैं। आप देख रहे हैं कि ये गोलाकार संरचना बना रही हैं। और एक कैविटी भी बनती है जिसे हम एमनियोटिक कैविटी कहते हैं। इस एमनियोटिक कैविटी के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड भर जाता है और जो हाइपोब्लास्ट की सेल हैं वह भी अपने आप को एक गोलाकार संरचना में बदल लेती हैं, एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं जिसको हम योक सैक कहते हैं। अभी हम लोगों ने बातें की। अब बाहर ये साइटोट्रोफोब्लास्ट है, फिर उसके बाहर सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट है, फिर हम देख रहे हैं कि ये योक सैक बन गया, एमनियोटिक कैविटी बन गई और ये एपीब्लास्ट की सेल ने बनाया। योक सैक जो है हाइपोब्लास्ट की सेल ने बनाया। याद रखिएगा ये हाइपोब्लास्ट की सेल जो है पहला जो इंडोडर्म का निर्माण करती हैं वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर होती है। वो एम्ब्रियो की इंडोडर्म नहीं है, यहाँ से बिगिनिंग जरूर होती है। आप दो डिस्क संरचनाएं आप देख रहे हैं, दो डिस्क यहाँ दिख रहे हैं, इसीलिए इसको हम बाइलैमिनर डिस्क के नाम से भी इस स्ट्रक्चर को जानते हैं। अब होता क्या है, ये जो ट्रोफोब्लास्ट की सेल हैं ये बाहर की तरफ, अंदर की तरफ कुछ और सेल का सिक्रीशन करती हैं और इस सेल जो है एक और लेयर का निर्माण करती है। यहाँ पे आप देखें यह एक लेयर बन जाती है जो दोनों डिस्कों को सराउंड कर लेती है, यानी जो एपीब्लास्ट से बना है उसको भी और जो हाइपोब्लास्ट यानी योक सैक है उसको भी, एमनियोटिक कैविटी को भी, ये चारों तरफ से इसको घेर लेती हैं। और यही जो है जो लेयर आप देख रहे हैं यही हमारी हो गई एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, यानी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म का निर्माण करती। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक यानी एम्ब्रियो के बाहर का जो मीजोडर्म होगा ये प्रोटेक्टिव लेयर बनेगी, इसको हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म कहेंगे। ठीक, अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। होता क्या है, फिर ये सेल अपने आप को डिफ्रेंशिएट करने लगती हैं और देखें होता क्या है। अब एपीब्लास्ट की सेल जो है अपने आप को पुनः रीअरेंज करती हैं और देखेंगे कि इस तरह से संरचना जो है यहाँ डेवलप हो जाती है। इस तरह की संरचना ये एपीब्लास्ट की सेल जो है एक ग्रुप बनाती हैं। जैसे ये हमारा हाथ है, इस तरह की संरचना एपीब्लास्ट की सेल सजी हुई है और बाद में क्या करता है, ऐसे अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होती हैं, यानी ग्रुप बनता है। तो जब ग्रुप बनता है तो ये इस तरह का ग्रुप आप देख रहे हैं, ये ग्रुप बनता है और यहीं पे प्रिमिटिव एक ऐसे नाव लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है बल्ब जैसी। इसी को हम कहते हैं वेरी इंपॉर्टेंट प्रिमिटिव स्टिक। प्रिमिटिव स्टिक। अभी तक तो सेल अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर रही थी, लेकिन जैसे ही प्रिमिटिव स्टिक बनता है यहीं से शुरुआत मानी जाती है, यानी गैस्ट्रुलेशन की। यानी गैस्ट्रुलेशन की शुरुआत यहीं से होती है, यानी यहीं से जर्म लेयर का निर्माण होगा। अभी तक तो सेल अपने आप को रीअरेंज कर रही हैं और यानी मार्फोजेनिक मूवमेंट हो रहा है, डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, अपने आप को रीअरेंज कर रही हैं। लेकिन जैसे ही प्रिमिटिव स्टिक बनती है तो यही बिगिनिंग ऑफ द गैस्ट्रुलेशन, इसी को कहते हैं। अब देखिए होता क्या है, ये जो स्टिक बनी हुई है आप देख रहे हैं कि यह एपीब्लास्ट की सेल है। ये कौन सी सेल है भाई, ये एपीब्लास्ट की सेल इस तरह की संरचना बना लेती हैं और इसके अंदर ये जो स्टिक लाइक स्ट्रक्चर बन गया है इसको हम प्रिमिटिव स्टिक कहते हैं। और यहीं से आप देखेंगे हाइपोब्लास्ट की सेल जो है इसके सटे हुए हैं तो यहीं से ही लगी रहती हैं। तो ऊपर आप देख रहे हो कि यहीं से निर्धारित हो जाता है कि एक एम्ब्रियो का हेड वाला पोर्शन कौन है और
काउडल वाला पोर्शन कौन है? तो ऊपर में आप देखेंगे जो रीजन होता है इसको सिफेलिक रीजन कहते हैं, इसके नीचे जो रीजन होता है इसको काउडल रीजन कहते हैं, और लेफ्ट और राइट साइड का भी यहीं पे निर्धारण हो जाता है। यानी कहने का मतलब यह वो स्टेज है यानी प्रिमेटिव स्टिक का बनना जिससे सिफेलिक यानी हेड रीजन और टेल रीजन और लेफ्ट एंड राइट रीजन का भी यहाँ पे बोध हो जाता है। तो प्रिमेटिव स्टिक को आप देखेंगे यह हमेशा जो है जो प्रिमेटिव स्टिक बनती है यह एपीब्लास्ट बनती है। यह बात ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि हाइपोब्लास्ट बनती है। हाइपोब्लास्ट की लेयर तो आप देख रहे हैं कि योग सैक में चली गई। अब हम अगर इसका सेक्शन काटें तो सेक्शन काटेंगे तो हमको दिखाई देगा इस तरह की संरचना हमको दिखाई देती है। आप देख रहे हो कि यह एपीब्लास्ट की सेल है, नीचे हाइपोब्लास्ट की सेल नीचे की तरफ लगी हुई है, एपीब्लास्ट की सेल ऊपर की तरफ लगी हुई है, और एक जो है ये जो प्रिमेटिव स्टिक बन गया है। अब देखिए होता क्या है, इस प्रिमेटिव स्टिक के तहत अभी हमने बताया कि एक ग्रोव बन जाता है, एक कैविटी बन जाती है। एक कैविटी के अंदर एक पोर हो जाता है, इसे प्रिमेटिव पोर भी कहते हैं। इस पोर से अब हो करके जो एपीब्लास्ट की सेल है वो सबसे पहले नीचे की तरफ आती हैं, और नीचे की तरफ जब आती हैं तो हाइपोब्लास्ट की जो सेल यहाँ लगी हुई थी पहले, इनको सबसे पहले यहाँ से रिटार्ड कर देती हैं, कहती हैं कि अब हटो, अब मेरा काम शुरू है। तो यहाँ पे आकर के वो व्यवस्थित हो जाती हैं, और यहीं से इसी को इंडोडर्म कहते हैं। यानी इस फीटस का इंडोडर्म का निर्माण, यानी एपीब्लास्ट की सेल यहाँ पे जब अपने आप को रीअरेंज करती हैं तो यहाँ से इंडोडर्म का निर्माण हो जाता है। फिर और क्या होता है, यही एपीब्लास्ट की सेल जो ऊपर है इसी पोर से अंदर की तरफ आती हैं और बीच में अपने आप को रीअरेंज करने लगती हैं। तो यहाँ से मेसोडर्म का निर्माण होता है, और कुछ सेल जो है ऊपर की तरफ बची रह जाती हैं जिससे इक्टोडर्म का निर्माण होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एपीब्लास्ट से यानी इक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म तीनों लेयर का निर्माण होता है। इसमें कई बार पूछा गया है कि सबसे पहले कौन लेयर बनती है, तो याद रखिएगा सबसे पहले हमारी इंडोडर्म बनती है, उसके बाद से मेसोडर्म बनती है, तब जाकर के इक्टोडर्म बनती है। और ये जो कैविटी है ब्लास्टोसील कैविटी, बाद में होता क्या है, विभिन्न प्रकार इसमें जो सेल आकर के फुलफिल कर जाती हैं और बिल्कुल कॉम्पैक्ट कर देती हैं इसको, यानी पैक हो जाता है। तो इसको हम यानी कॉम्पैक्ट जब ये हो जाती हैं तो यहीं पे माना जाता है कि गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रिया संपन्न हो गई। तो जब ये सेल अपने आप को बिल्कुल इसको फुलफिल कर लेती हैं तो यहाँ पे गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पे गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रिया जैसे ही संपन्न हुई है, इक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म का निर्माण हो गया, और इन्हीं इक्टोडर्म, इंडोडर्म और मेसोडर्म से एक भ्रूण का, एक यानी एक फीटस का विभिन्न प्रकार के जो अंग हैं उनका निर्माण होना है। इसको हम लोग कमिंग लेक्चर में देखेंगे कि इक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म का निर्माण जो हो गया है, यानी 3 जर्म लेयर जो बन गई हैं, यानी गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रिया जो संपन्न हो गई है, इस इक्टो, मेसो और इंडो से हम कौन कौन से अंगों का निर्माण होने वाला है। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। थैंक्स।